चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग देख रहे थे आर ओ में पीवाईक्यू सीरीज देख रहे थे और उस पीवाईक्यू सीरीज में लास्ट ईयर का क्वेश्चन बचा था 2021 का, जो लास्ट बार हुआ है आर ओ का पेपर। इसके बाद आर ओ का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उसी को देखना है। हिंदी का लेक्चर हम लोग कर चुके हैं 2021 का, और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो 2013 से लेकर 2021 तक के जितने हिंदी के पीवाईक्यू सीरीज है उनको एक वीडियो में या अलग अलग भी आपको हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट दी गई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम आप देख सकते हैं, स्टडी ऑन आईएएस की नाम से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। व्हाट्सअप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ शेयर किए जाते हैं और क्लासेस की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। बहरहाल क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। तो आज हम देखेंगे लास्ट ईयर के 2021 में आर में जो क्वेश्चन जीएस में पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इसमें पूछा है, ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हो चुका है। 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था, ठीक है, यानी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2021 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार आ चुके हैं और रिपीटेड हैं, ठीक है, बस ऑप्शन का थोड़ा बहुत इधर हेर फेर है। में देखिए पूछा है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, ठीक है, भारतवर्ष में। जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसमें संभावित आपको एनर्जी सेक्टर के बारे में पूछ रहा है कि जो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, यानी जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, उसके बाद भारत में दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो आप देख रहे होंगे कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी में आप देखेंगे तो सौर ऊर्जा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। कई जगह सोलर प्लांट भी स्थापित किए जा रहे हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में यानी गैर जीवाश्म ईंधन की बात करें तो उसमें जो है सन एनर्जी का क्षेत्र ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, यानी महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जाता है सन एनर्जी को। इसके अलावा अगर पूछा जाए आपसे कि एनर्जी सेक्टर में किसका कितना परसेंटेज है, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी यूज की जाती है वो जीवाश्म ईंधन में कोल की यूज की जाती है, ठीक है, यानी कोयले की। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी यूज की जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा जो रहता है जल विद्युत ऊर्जा का रहता है। इसके बाद गैस एनर्जी आती है, यानी गैस का यूज किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये कुछ शेयर है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, सौर ऊर्जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कैसे पूछा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें उनके क्रोनोलॉजी पर व्यवस्थित करना है। भारतीय चीनी उद्योग का विकास, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो आपको सही सीक्वेंस में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले जो स्थापित हुआ था तो बंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी, ठीक है। और वो कब स्थापित की गई थी, वो स्थापित की गई थी 7 जुलाई 1854 को जो है बंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। और माना जाता है कि भारत में आधुनिक जो कपास उद्योग यहीं से स्टार्ट हुआ था। दूसरा जो बात करें इसके बाद जो क्रोनोलॉजी घटित हुई थी, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल की स्थापना की गई थी और ये स्थापना की गई थी 1855 में, ठीक है। और इसे जो स्थापित किया था जॉर्ज एकलैंड ने, बाबू एक थे बिशुम्बर सेन, उनके जो है उनके साथ ये स्थापित किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में पहली बार इस्पात का उत्पादन जो है, इसके बाद इसका नंबर आता है। तो भारत में पहली बार जो इस्पात का उत्पादन स्थापित हुआ था वो हुआ था 1907 में। और इसे किसने किया था, तो जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा द्वारा ये स्टील इंडस्ट्री का प्रारंभ किया गया था, ठीक है, 1907 में। इसके बाद लास्ट में आप देखेंगे तो भारत में भारतीयों द्वारा जो है चीनी उद्योग की स्थापना लगभग आप देखेंगे तो 1932 के लगभग हुई थी, ठीक है। और 1935 तक भारत जो है चीनी में आत्मनिर्भर हो गया था, ठीक है। तो इस प्रकार के क्रोनोलॉजी में आप देखेंगे इसमें ऑप्शन बी जो है सही है, ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। कुछ जो है मिडावल हिस्ट्री की बात करें उसमें उसके प्रदेश के शहर दिए गए हैं, ठीक है, उस टाइम के और वर्तमान अवस्थित वो कहाँ स्थित है इसका मिलान करना है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो कोल या जिसे कोयल कहते हैं इसका मेरा अलीगढ़ से किया गया, महोत्सव नगर महोबा से किया गया, महोदय श्री कन्नौज से किया गया, जोजक भुक्ति ये कौसाम्बी से किया गया है। ये जोजक भुक्ति का ऑप्शन जो है यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था,
बहरहाल आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पूर्व मध्यकालीन जो है उत्तर प्रदेश के शहर की बात किया है। तो आप देखेंगे कोल या जिसे कोयल कहते हैं वो अलीगढ़ से संबंधित है। ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें महोत्सव नगर की, तो महोत्सव नगर जो है यूपी के महोबा में स्थित है। और ये महोबा क्षेत्र आप देखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यूपी का महोबा इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ का गौरवशाली इतिहास रहा है। आपने सुना होगा कि बहादुरी के लिए भी जो है यूपी का महोबा जो है बुंदेलखंड रीजन प्रसिद्ध है, जहाँ पर आप देखेंगे वीर आला और ऊदल के जो है वीर गाथाएं भी गाई जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें महोदय श्री की, जहाँ तक बात है तो महोदय श्री जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में ये कन्नौज के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और जोजक भुक्त की बात करें तो ये जो है ऑप्शन सुमेलित नहीं, यानी इसमें ऑप्शन डी जो है सही है। जोजक भुक्त की बात करें तो ये जो थे जयसक्त जो थे मध्य भारत के चंदेल वंश के शासक थे। उन्हें जेजा या जोजक का नाम से जाना जाता था। ठीक है। और ये आप देखेंगे महोबा में एक शिलालेख है, उस पर इनका नाम मिला था। तो इसका संबंध आप देखेंगे कौशाम्बी से नहीं है, बल्कि ये महोबा से संबंधित है। जहाँ तक कौशाम्बी की बात है तो कौशाम्बी 16 जनपदों में से जो है एक है, जिसकी राजधानी जो थी वत्स थी। ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें पूछा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं। नौचंदी का मेला, बावरो बाबा का मेला, फुलडोल का मेला, बटेश्वर का मेला। तो आप देख रहे होंगे हर बार जो है मेले से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे ये मेरठ में एक वार्षिक मेला लगता है। ठीक है। और वो 1 महीने तक लगा रहता है। ठीक है। मेरठ में ये मेला लगता है और वार्षिक मेला है, 1 महीने तक मेला लगता है, वो है नौचंदी का मेला। ठीक है। ये जो है हिंदू और मुसलमान के यहाँ पर दोनों आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें फुलडोल का मेला, फुलडोल का आप देखेंगे तो राजस्थान के शाहपुर से संबंध है। राजस्थान के इसका संबंध कहाँ से है, शाहपुर से है। इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन से मेले लगते हैं ये भी आपको जानना है, जैसे पुष्कर मेला हो गया, नागौर मेला हो गया, उर्स मेला हो गया। बटेश्वर का मेला, बटेश्वर जो है ये संबंधित है, ये बटेश्वर एक जगह है। ये जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका ये पैतृक गांव है और ये आगरा के पास है, ये आगरा में लगता है। तो ठीक है, जान गए, ऑप्शन ए इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कैसे पूछा है, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कोलेरू, वुलर, नल सरोवर, सांभर। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो आप देखेंगे कि झेलम नदी द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में कौन सा झील स्थित है, लेक वुलर। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जहाँ तक कोलेरू की बात है, कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी के जो है वैली के बीच में स्थित है। ठीक है। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ऐसी नदी का नाम बताइए जो 2 राज्यों में है, तो आपको ध्यान रखना है पुलिकट झील जो है वो 2 राज्यों में स्थित है, आंध्र प्रदेश और इधर आएंगे तमिलनाडु, दोनों की सीमा पर स्थित है। और ये साल्ट वाटर लेक है, यानी ब्रैकिश वाटर कहा जाता है। नल सरोवर की बात करें, नल सरोवर आपको कहाँ मिलेगा, नल सरोवर आपको थार रेगिस्तान में मिलेगा। ठीक है। थार रेगिस्तान में, और ये थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। सांभर कहाँ मिलेगा, सांभर जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसका संबंध आपको राजस्थान से मिलेगा। तो चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू है, ये आपको पता है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, समुद्री चक्रवाती तूफान तो कहते किस सागर में उत्पन्न हुआ। बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन, अरब सागर। तो अगर साइक्लोन से क्वेश्चन पूछता है तो या तो पूछेगा कि किस खाड़ी से संबंधित है, यानी बंगाल की खाड़ी से संबंधित या अरब सागर संबंधित है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। या तो पूछ लेगा कब आया। तो इसमें देखेंगे जो तो कहते हैं जो साइक्लोन है वो किस महासागर में आया, इसका आंसर बताइए। तो इसमें अरब सागर में आया था। ठीक है। इसके अलावा अरब सागर में आप देखेंगे जून 2023 में कौन सा साइक्लोन आया था, बिरजॉय या बिपरजॉय जिसे कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे बंगाल खाड़ी में अगर पूछा जाए कौन कौन सा साइक्लोन आया था, तो लेटेस्ट में आप देखेंगे अक्टूबर में जो है अमून आया है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सॉरी, इसके अलावा आप देखेंगे मैंडस भी आप देखेंगे बंगाल खाड़ी में, अंडमान निकोबार में
के आसपास आया था दिसंबर 2022 में। और इसके अलावा सितरंग भी जो है आप देखेंगे ये भी बंगाल खाड़ी में आया है। ठीक है, करंट में एक साइक्लोन आ रहा है बंगाल खाड़ी में, ये आपको ध्यान रखना है। नवंबर माह में 2023 में एक साइक्लोन आने की आशंका जो है जताई जा रही है, जो इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल में आ रहा है, उसका नाम रखा गया है मिधली। ठीक है, और ये बांग्लादेश को प्रभावित करेगा, ये पता चल गया। इसमें ऑप्शन डी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 7 क्या पूछा है, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? ढाका गुवाहाटी, ढाका चटगांव, ढाका कोलकाता, ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, तो आप देखेंगे जो मिताली एक्सप्रेस है ये ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है, इसमें जो है ऑप्शन डी जो है सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, घटते उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित इकोसिस्टम को आपको व्यवस्थित करना है, ए बी सी डी। तो सबसे पहले आपको इकोसिस्टम की उत्पादकता के बारे में जानना चाहिए। इकोसिस्टम की उत्पादकता से आशय होता है किसी विशेष पोषी स्तर पर देखेंगे जो बायोमास होता है, बायोमास के रूप में जो इकोसिस्टम में प्रवेश करने वाली जो एनर्जी होती है उसका परसेंटेज क्या कहलाता था, इकोसिस्टम की उत्पादकता कहलाया जाता है। इस अनुसार देखेंगे तो इसमें आपको बताना है कि सही क्रोनोलॉजी बताना है। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा उत्पादकता मैंग्रोव की होती है, उसके बाद घास के मैदान, फिर झील और उसके बाद फिर सागर की होती है। इसमें ऑप्शन सी जो है सही है। ठीक, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्त क्या है? यानी किसी भी लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानमंडल की बैठक के लिए जो न्यूनतम संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, कोरम कहते हैं। तो आपको बताना है राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम गणपूर्त या कोरम कितनी होती है। ऑप्शन 1 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में सदन की कुल सदस्यता का आधा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करें, इसने पूछा है सदन की कुल सदस्यता का 1/4। ऑप्शन डी पूछा है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। देखेंगे संविधान के आर्टिकल 189(3) में ये प्रावधान किया गया है राज्य विधानमंडल के लिए। इसके अलावा देखेंगे लोकसभा या राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 10वें हिस्से को कोरम के रूप में जाना जाता है। यानी लोकसभा की अगर बैठक होनी है तो लोकसभा में जो है कितने मेंबर रहने चाहिए न्यूनतम, तो 55 सदस्य होने चाहिए। राज्यसभा में कितने होने चाहिए, तो राज्यसभा में जो है 25 सदस्य जो है न्यूनतम होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम लोग कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे थे। इसने पूछा है एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है? प्रगामी व अनुदैर्घ्य यानी प्रोग्रेसिव और लॉन्गिट्यूडनल। ऑप्शन बी प्रगामी या अनुप्रस्थ यानी प्रोग्रेसिव और ट्रांसवर्स। ऑप्शन सी प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य। ऑप्शन डी अप्रगामी। ठीक है, अप्रगामी और अनुप्रस्थ। ठीक है, तो इसमें आपको बताना एक सितार को बजाने में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। जैसा कि आपको पता है, दो प्रकार की तरंगे सामान्यतः देखी जाती हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल जिसे क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य कहते हैं। दूसरा होता है ट्रांसवर्स जिसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ कहते हैं। इनकी विशेषता क्या है, ये आप देखेंगे जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है वो तरंग की दिशा में जो है आप देखेंगे जिस तरफ तरंग चलती है और कण भी उसी के साथ कंपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव। ठीक है, और ये जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है ये जो आप देखेंगे गैस और तरल ठोस तीनों में काम करती है। अनुप्रस्थ तरंग की जहाँ तक बात है तो द्रव और ठोस में ये चलती है। ठीक है, और अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो अनुप्रस्थ तरंग किसका उदाहरण है, एस वेव जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, और अनुदैर्घ्य तरंग जो है आप देखेंगे पी वेव का उदाहरण है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे इसमें जो सही ऑप्शन होगा
ऑप्शन डी सही होगा, यानी अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंग की ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती हैं सितार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, देखिए ये भी एमएसएमई की परिभाषा से क्वेश्चन पूछा है, ये भी रिपीट हुआ है। इसने पूछा है भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक तथा कारोबार यानी टर्नओवर 5 करोड़ तक होता है, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है, छोटे उद्यम, लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम, मध्यम उद्यम। तो सबसे पहली बात इसमें देखेंगे तो 3 प्रकार की कैटेगरी होती है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। ठीक है, इसमें टीनी कैसी कोई कैटेगरी होती नहीं, छोटे उद्यम की कैटेगरी होती नहीं, इसको हटा दीजिए। तो सबसे जो इन्वेस्टमेंट पूछा है 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ पूछा है, तो ये नई परिभाषा के अनुसार इसे जो है क्या कहते हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेज में रखा जाता है। तो माइक्रो इंटरप्राइजेज मतलब ये इसमें हो जाएगा सूक्ष्म। ठीक है, तो माइक्रो इंटरप्राइजेज। ठीक, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। मध्यम में क्या आएगा, सॉरी स्मॉल में क्या आएगा, स्मॉल में जिसका टर्नओवर 10 करोड़ यानी इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ हो और टर्नओवर कितना हो, टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, स्मॉल कहेंगे। मीडियम किसे कहेंगे, मीडियम में देखेंगे जिसका जो इन्वेस्टमेंट हो वो 20 करोड़ हो। ठीक है, और टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा हो, उसे क्या कहेंगे, मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं। ठीक है, हालांकि इसका आंसर क्या होगा, माइक्रो एंटरप्राइजेस होगा। तो तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। नई परिभाषा के अनुसार आप देखेंगे मैन्युफैक्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर को एक ही में कर दिया गया है। ठीक है, उसे कंपोजिट क्राइटेरिया कहते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। माइक्रो के लिए क्या होगा, जिसका इन्वेस्टमेंट होगा 1 करोड़ से अधिक, ठीक है, और टर्नओवर 5 करोड़ हो। ठीक है, स्मॉल के लिए क्या होगा, स्मॉल के लिए होगा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 10 करोड़ से अधिक होगा और जो टर्नओवर होगा वो 50 करोड़ होगा। मीडियम के लिए क्या होगा, मीडियम के लिए आप देखेंगे जिसका टर्नओवर 20 करोड़, सॉरी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ हो और टर्नओवर जो है 100 करोड़ से ज़्यादा हो, वो से मीडियम में रखा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, 12 पूछा है निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित करिए। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शरद, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा, तो सही क्रोनोलॉजी में आपको व्यवस्थित करना है। तो आप देखेंगे जो सबसे पहले आएगा, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आता है बसंत। ठीक है, बसंत को हिंदी कैलेंडर के अनुसार क्या कहते हैं, चैत्र या वैशाख कहते हैं। उसके बाद क्या आया, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी। ग्रीष्म क्या कहते हैं, ज्येष्ठ आषाढ़ कहते हैं। अगर आप गांव में रहते होंगे तो वो हिंदी कैलेंडर में पुराने लोग हिंदी ही इस्तेमाल करते हैं, ज्येष्ठ, बस, वैशाख, आषाढ़, सावन, भादो ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हिंदी कैलेंडर के अनुसार आप देखेंगे सबसे पहले बसंत आएगा, बसंत को हिंदी क्या कहते हैं, चैत्र वैशाख कहते हैं। उसके बाद आएगा ग्रीष्म, ग्रीष्म क्या कहते हैं, ज्येष्ठ आषाढ़ कहते हैं। फिर वर्षा आएगी यानी मानसून, उसे क्या कहते हैं, सावन भादो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद शरद ऋतु आएगा, शरद ऋतु क्या कहते हैं, अश्विनी या कार्तिक कहते हैं। ठीक है, कार्तिक कहते हैं। और उसके अलावा जो सर्दी के पहले का सीजन जो रहता है जिसे हेमंत ऋतु कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हिंदी कैलेंडर में, अगहन और पूस कहते हैं। और सर्दी के सीजन को क्या कहते हैं, माघ और फागुन कहते हैं, फाल्गुन कहते हैं। इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। बहरहाल इसका संबंध क्रोनोलॉजी में देखेंगे 3, 2, 4, 1 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, 13 पूछा है निम्नलिखित राज्यों में किसने ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की सबसे पहले, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। इसमें ये तो आपको पता ही होगा, दिल्ली गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो है भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने ई राशन कार्ड सेवा की योजना चालू की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, यानी लोक सेवा आयोग का फेवरेट टॉपिक है। चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, इसमें जो है जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट बने हैं उनसे जो है ईयर जरूर पूछता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, या पोल्यूशन से ठीक है, ये सब एक्ट जरूर पूछता है। तो इसने पूछा है आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना। इसमें 2005 में जो है आप देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ये पार्लियामेंट से पास हुआ था। ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, 15 में पूछा है कथन दिया गया कार्ड बताया। अभिकथन में कहा गया भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किया था। कार्ड बताया गया कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आपको बताना है कौन सा उत्तर इसमें सही, ए बी सी डी में कौन सा उत्तर सही है।
चलिए इसका आंसर दीजिए। तो आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, ठीक है। और वो इसलिए गठन किया था ताकि वो जो है भारत में जो चल रही प्रॉब्लम है उससे ब्रिटिश के लोगों में वो प्रभावित करना चाहते थे। इसमें ऑप्शन सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है? 16 में पूछा है भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? इसमें पूछा है कि जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 में जारी की गई थी उसके अनुसार जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक किसमें है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। आपको सबसे पहले बता दें ऑफिशियल आंसर की में नागालैंड माना है, लेकिन आप देखेंगे जब डाटा देखेंगे आदिवासी जिलों में तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देखेंगे या 2021 में भी जो जारी हुआ उसके अनुसार देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जिले आपको मिलेंगे, 16 जिले मिलेंगे मणिपुर में, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी के। नागालैंड में इसके बाद सेकंड नंबर पर आएगा, 15 जिले मिलेंगे। मेघालय में देखेंगे तो 12, और मिजोरम में देखेंगे तो मिजोरम में आपको मिल जाएगा 11, ठीक है। तो 2019 के डाटा के अनुसार देखेंगे मणिपुर सही है, और जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें माना है नागालैंड। बहरहाल आपको मणिपुर ही ध्यान रखना है। तो इसी के साथ कुछ और फैक्ट आपको बता देते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए सेंसस, ये तो वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार पूछा है, लेकिन आपसे सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि भारत में किसमें एससी पॉपुलेशन नहीं रहती, किस राज्य में, तो आपको ध्यान रखना है नागालैंड में एससी पॉपुलेशन नहीं रहती, अरुणाचल प्रदेश में एससी पॉपुलेशन नहीं रहती, ठीक है, अंडमान और लक्षद्वीप में भी एससी पॉपुलेशन नहीं रहती। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि एससी की पॉपुलेशन पूछा जाए कि सबसे कम किस में है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे एससी की पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में पाई जाती है, ठीक है। यानी अनुसूचित जाति की संख्या सबसे कम कहाँ? मिजोरम पाई, और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाएगी एससी की? वो यूपी में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं एसटी के, शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, यानी जनजाति की बात करते हैं। अब तक हमने एससी की बात की। अगर आपसे पूछा जाए एसटी की पॉपुलेशन जो है भारत में किस किस राज्य में नहीं पाई जाती, तो आप पंजाब, ठीक है, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, यहाँ पर एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन नहीं पाई जाती। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको इसी के साथ क्लियर रखना पड़ेगा। चाहे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कैसे पूछा है? निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान, चीन, रूस, यूएसए। तो आप देखेंगे विश्व में सबसे बड़ा मछली का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो सबसे नंबर 1 पर आप देखेंगे, नंबर 1 पर है चाइना, सेकंड नंबर पर आप जाएंगे तो इंडिया, ठीक है, थर्ड नंबर पर आप आएंगे इंडोनेशिया, फोर्थ पर पेरू है, और फिफ्थ पर नंबर पर आप आएंगे यूएसए है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है? वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है? 6, 7, 8, 9। तो आपको 16 महाजनपद में बताना है कि कितने जो है यूपी में स्थित हैं। तो आप देखेंगे टोटल जो है यूपी में 8 महाजनपद स्थित हैं, जिसमें अगर 8 महाजनपदों का नाम आपको जानना हो तो सबसे पहला आप जान लीजिए कुरु है, फिर है पांचाल, इसके अलावा आप देखेंगे तो सुरसेन, ठीक है, वत्स, और इसके अलावा कौशल भी मिल जाएगा आपको, और इसके अलावा मल्ल भी आपको यूपी मिलेगा, और इसके अलावा काशी आपको पता ही है, काशी भी जो है महाजनपद आपको यूपी मिलेगा, और लास्ट जो है छेदी, ये भी आपको मिलेगा यूपी में। अब 8 जो अन्य हैं वो कहाँ कहाँ मिलेंगे? जैसे अंग और मगध, वज, ये मिल जाएगा बिहार में। इसके अलावा मत्स्य मिल जाएगा, ये राजस्थान मिल जाएगा, जिसे विराटनगर के नाम से जानते थे आप। अस्मक पूछा जाए तो ये गोदावरी बेसिन में मिलेगा, ठीक है। अवंती आप देखेंगे उज्जैन में मिलेगा, एमपी में। गांधार की बात करें तो ये जो है आप रावलपिंडी पाकिस्तान मिलेगा। कम्बोज जो है आप देखेंगे रजौरी, हजारा, ये जम्मू कश्मीर मिलेगा। बहरहाल यूपी में आपको ध्यान रखना 8 महाजनपद है, इनको मैप से भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कैसे क्या पूछा है? अभी देखिए साइंस का क्वेश्चन कैसे पूछा है। कैसे पूछा है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? ठीक है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। A, B, C, D। अगर गेस कर लेंगे तो सही है, वैसे
जरूरी नहीं सबको पता हो इसका आंसर। जनरल साइंस के अलावा भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जो मुझे लगता है कि इसमें पूछना नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। यानी अगर आप कोई बल्ब है, ठीक है, उसको समानांतर श्रेणी में यानी पैरेलल कनेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी आप देखेंगे वायर वायर में देखेंगे दो वायर होता है, एक होता है ब्लैक होता है, एक जो तो रेड होता है। तो उसको आप पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो क्या होगा, जो बल्ब को आप अधिकतम शक्ति के साथ काम करेगा। इसलिए देखेंगे उसमें जो सेल होता है यानी विद्युत जहाँ से निकल जाता है अंदर, अधिक से अधिक धारा खींच सकती है, इससे जो है बल्ब जो है अधिक मैक्सिमम लाइट देगा, ठीक है। तो इसे क्या होगा, समानांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविधान अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जहाँ तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो इसमें जो है 1870 नहीं है, इसका संबंध हो जाएगा 1872 में ये पास हुआ था। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में शामिल नहीं है। आगरा, गया, पुरी, वारंगल। तो आप देखेंगे हृदय योजना, हृदय का फुल फॉर्म आप देखेंगे क्या होता है, राष्ट्रीय विरासत शहर और वृद्धि योजना, जिसे शॉर्ट में हृदय कहते हैं। इसे जो है 21 जनवरी 2015 को जो है शुरू किया गया था। इसका काम था कि राष्ट्रीय विरासत शहर को सजोना और उसका जो है विकास करना। इसमें जो शामिल नहीं था हृदय योजना के तहत आगरा नहीं शामिल है। इसके अलावा देखेंगे अमृतसर, बादामी, अजमेर, अमरावती, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, ये सब जो है वारंगल, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है, लेकिन आगरा का कहीं इसमें नाम नहीं है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है, इसने पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना 2003। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो आप देख रहे होंगे सीधे सीधे, अगर आप नेशनल पोषण मिशन आपकी बात कर रहे होंगे तो नेशनल पोषण मिशन जो है 2003 में नहीं शुरू किया गया था, इसे 2018 में शुरू किया गया था। इसमें ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो है राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है 2003 में शुरू कर 2018 में शुरू किया गया। इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है। 23 में पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपनी पूरी जो मूल रूप में समान दिखाई देते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर कोई दर्पण है, ठीक है, आप दर्पण में कोई लेटर देखते हैं तो उसमें आप जो है अगर बायां लेटर रहेगा, बायां तरफ लिखा रहेगा तो उसे दाएं दिखाई देगा, दायां वाला बायां दिखाई देगा। इसमें पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने ऐसे अक्षर हैं जो एज इट इज दर्पण में देखने पर भी दिखाई देंगे। तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन 9, 10, 11, 12। तो आप देखेंगे इसमें ऐसे 11 लेटर हैं जो एज इट इज दिखाई देंगे। उन 11 लेटर का अगर आपको देखना हो तो आप देखिए ए को देखेंगे दर्पण में ए ही दिखाई देगा, एच की तरह एकदम इजर दिखा, आई, एम, ओ, टी, यू, एम, एक्स, वाई, ये लेटर ऐसे हैं 11 जो आपको एज इट इज दर्पण में दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ऑप्शन 2, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो आपको सही उत्तर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर दीजिए। बहरहाल इसमें जो है आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन 1 और 1, 2 दोनों सही है। यानी 1919 का जो एक्ट था उसके द्वारा जो है एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। 1941 तक देखेंगे भारतीयों का प्रतिशत जो है यूरोपियों से अधिक हो गया था भारतीय सिविल सेवा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में की बात करें, इसमें क्या पूछा है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था, ठीक है। यानी ब्रिटिश इंडिया में बात कर रहा है, 40%, 45%, 50%, 55%। अब ये क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ के लाया ये मुझे नहीं पता,
लेकिन आपको इसका आंसर आपको बताया तो ब्रिटिश इंडिया में आप देखेंगे टोटल जो सैन्य बल का जो केंद्रीय राजस्व का टोटल परसेंटेज जो व्यय होता था, क्योंकि अंग्रेजों को भी अपनी जो है मिलिट्री मजबूत करनी थी, तो टोटल देखेंगे एक्सपेंडिचर का ये लोग जो है 40% जो है मिलिट्री पर व्यय करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंद्र कुमार गुजराल। तो सबसे पहले देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था, क्योंकि आप देखेंगे जो 6 सूत्री प्लान है, ऑफिशियल आंसर में अटल बिहारी माना है। 6 सूत्री प्लान का संबंध तो अटल बिहारी से है, ये बात सही है, लेकिन एक्ट जो ईस्ट पॉलिसी या साउथ एशियन पॉलिसी है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो 6 सूत्री कार्यक्रम था क्या? तो 6 सूत्री कार्यक्रम ये था जिसे जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 सितंबर 1973 को जो है भारत सरकार और आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था, और इसको जो है संवैधानिक जो है दर्जा भी प्रदान किया गया था, जिससे 32वां संविधान संशोधन किया गया था। लेकिन आप देखेंगे साउथ एशिया के लिए जो क्षेत्र के लिए उसमें जो रोल था, तो उसमें देखेंगे इंद्र कुमार गुजराल का था, जिसे आई.के. गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्तमान में आप देखेंगे 2014 में वर्तमान गवर्नमेंट ने उसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत प्राथमिकता दी है। ठीक है, यानी लुक ईस्ट से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की प्राथमिकता दी है। बहरहाल आपको ध्यान रखना है इसका आंसर इन्होंने आयोग ने ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी को माना है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है? इसने पूछा तुलसी के पौधे में औषधि तत्व निम्नलिखित में किस उपस्थित कारण होता है? ये भी जो है आप देखेंगे आरओ में दो बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनोल, फ्लोनाइड्स, लिथियम बाइकार्बोनेट, तो इसमें ऑप्शन डी तो एलिमिनेट ही कर दीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि तुलसी में ऐसा क्या औषधि तत्व मौजूद होता है जो एक औषधि का काम करता है। तो आप देखेंगे इसमें जो है फिनोल फ्लोनाइड्स मौजूद हो जाता है, जिसके कारण ये औषधि काम करता है। ठीक है, ऑप्शन सी से। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है? किन शब्दों में, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, टीचर्स शब्द नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें देखिए किसी में, इसमें ऑप्शन डी सही है। क्यों सही है? इसमें चेयर नहीं लिखा जाता, क्योंकि आप देखेंगे टीचर्स में जो है कहीं भी आई लिखा है, लेकिन इसमें आई लिखा है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है? इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? स्ट्राइव, संकल्प, श्रेयस। तो आपको बताना स्किल डेवलपमेंट से इन चारों में से कौन कौन सी योजनाएं संबंधित है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको जानना पड़ेगा। श्रेयस का फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन यंग अचीवमेंट स्कीम, तो ये जो है स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है, बात सही है। संकल्प का फुल फॉर्म आप देखेंगे स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवहुड प्रमोशन, तो ये भी जो है स्किल इंडिया स्किल मिशन संबंधित है। स्ट्राइव की जहाँ तक बात है, स्ट्राइव का फुल फॉर्म ही है स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसिंग। ठीक है, तो इसमें 2 3 4 ही है, यानी ऑप्शन सी सही है। स्ट्राइड का जहाँ तक संबंध है, स्ट्राइड जो है MHRD द्वारा शुरू किया गया था, ये रिसर्च कल्चर को बूस्ट करने के लिए शुरू किया गया था, तो इसमें ऑप्शन 1 जो है गलत है, यानी स्किल डेवलपमेंट से इसका संबंध नहीं है, बाकी तीनों का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है फसल दिया गया देश आपको बताना है। तो रबड़ का संबंध थाईलैंड, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राजील। तो आप सीधे आपको देख के पता चल रहा हो कॉफ़ी या जिसे कहवा कहते हैं वो सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा फेमस फसल कहाँ की है? ब्राज़ील की है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं, बाकी जैतून स्पेन के लिए फेमस है, गन्ना ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, और ठीक है रबड़ वो थाईलैंड में होता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन बी सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था न्याय आपके द्वार से, टीकाकरण से, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत से, हरित ऊर्जा प्रयोग से। तो आप देखेंगे जो एक पहल जो पैन इंडिया कैंपेन था जिसे 2021 में शुरू किया गया था, तो उसे कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा, ठीक है, टेली लॉ कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए आप देखेंगे न्याय आपके द्वार पहल से संबंधित था। ठीक है, यानी जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप से संबंधित, यानी इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन भारत में
आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। डुआर्ट बरबोसा, डोमिंग पयास, पीटर मुंडी, फर्नोवा नुनीज। तो आप देखेंगे फर्नोवा नुनीज तो पुर्तगाली था, ठीक है। इसके अलावा डुआर्ट बरबोसा भी था, डोमिंग पयास भी था। जहाँ तक पीटर मुंडी की बात है तो ये था ब्रिटिश व्यापारी था, ठीक है, ये ब्रिटिश व्यापारी था। इसमें ऑप्शन सी जो है सुमिलित नहीं है। तो इस प्रकार हमने 32 क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके आगे के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।